आज़ादी के 8 दशक के बाद जब हम राजभाषा हिंदी की स्थिति पर और राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में अनुवाद की भूमिका पर विचार करते हैं तो हमारी दृष्टि राजभाषा अधिनियम 1963 पर भी जाती है। यह अधिनियम 1963 में बना और 1967 में संशोधित भी हुआ और विशेष तौर पर इसकी धारा 3(3) के अनुसार समस्त कार्यालयों में कामकाज करते हुए द्विभाषिकता की स्थिति अनिवार्य हो और अब तक कितने ही आदेश और अनुदेश निकाले जाते रहे जिसके अनुसार प्रशासन के प्रायः सभी क्षेत्रों में, क्योंकि शासन प्रशासन में भी हम जानते हैं कि आंतरिक स्तर पर बहुत सारे अनुभाग होते हैं, कोई वित्त का, कोई वाणिज्य का, कोई वेतन का, कोई अवकाश का, कोई अन्य प्रकार के योजनाओं और गतिविधियों का, उन सब में सभी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग कम या ज़्यादा यह हो रहा है, इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है। सरकार के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, तमाम महत्वपूर्ण गतिविधियां और दस्तावेज जो किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, ये जो दस्तावेज हैं उनमें संकल्प हैं, सामान्य आदेश हैं जिनको जनरल ऑर्डर्स कहते हैं, नियम हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, अधिसूचनाएं हैं, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक होती हैं, कुछ अन्य प्रकार की, कोई समिति बन जाए, कोई दल बन जाए, कोई किसी घटना विशेष को लेकर गठित की गई समिति का प्रतिवेदन या रिपोर्ट हो, प्रेस की विज्ञप्तियां, संसद के लिए समस्त रिपोर्टें और समस्त कागजात, कागज पत्र, संविदाएं, करार पत्र, नोटिस, क्योंकि अनेक प्रकार के नोटिस, सूचनाएं जारी की जाती हैं, लाइसेंस, परमिट या अनेक प्रकार के फॉर्म, प्रपत्र आदि, टेंडर आदि, ये सब हिंदी में और अंग्रेजी में साथ साथ जारी किए जाते हैं। तो संवैधानिक प्रावधानों का यह एक सकारात्मक पहलू है, पक्ष है हमारे सामने कि कुछ भी, कोई भी पत्र, कोई भी दस्तावेज अगर केंद्र सरकार के कार्यालयों से निस्सृत होगा, जारी होगा, या राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के बीच में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार होगा तो उसमें द्विभाषिकता का होना अनिवार्य होगा। और इसके अतिरिक्त विभागीय नियम, जो ऑफिशियल रूल्स होते हैं, जो मैनुअल्स होते हैं, और तमाम तरह की समय समय पर संविदाएं होती हैं, अनेक प्रकार की कार्यविधियां और उनसे जुड़ी हुई सामग्री होती है, उन सभी को इन दोनों भाषाओं में, यानी अंग्रेजी और हिंदी, इनमें तैयार किया जाता है। लेकिन अब एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि इस द्विभाषिकता के प्रावधान में हिंदी अब ऊपर होती है और अंग्रेजी नीचे होती है, जबकि प्रारंभ में अंग्रेजी ऊपर होती थी और हिंदी नीचे होती थी। समस्त पत्र व्यवहार, सभी फाइलें, फाइलों पर लिखी गई, नोटशीट पर लिखी गई टिप्पणियां, इन सब में हिंदी का प्रयोग अब होने लगा है। सबसे बड़ी बात,
सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन सभी सरकारी कागजातों को या दस्तावेज़ों को मूलतः अंग्रेजी में लिखा जाता है और उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद किया जाता है। तो मौलिक लेखन अंग्रेजी में होता रहा है। अब व्यवस्था की अपेक्षा आशा यह है कि मौलिक लेखन हिंदी में हो और फिर उसका अनुवाद भले ही अंग्रेजी में हो, लेकिन इस स्थिति तक अभी हम पहुंच नहीं पाए। इस कार्य के लिए अनुवाद की आवश्यकता होती है और अनुवादकों की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए केंद्र सरकार के समस्त कार्यालयों में, राज्य सरकारों के कार्यालयों में, बैंकों में, बीमा कार्यालयों में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खेल जगत की दुनिया में, मनोरंजन की दुनिया में, पत्रकारिता या मास मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया में, इन सब में अब अनुवादकों की और हिंदी को इम्प्लीमेंट करने वाले यानी कार्यान्वयन करने में सहायता करने वाले, मार्ग प्रशस्त करने वाले हिंदी अधिकारियों की, राजभाषा अधिकारियों की आवश्यकता होती है। समस्त कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों को ये हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि उनके सामने हिंदी में काम करते समय कोई कठिनाई, कोई चुनौती आती है, कोई समस्या आती है, तो ये जो राजभाषा अधिकारी हैं, हिंदी अधिकारी हैं, ये उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनकी सहायता करते हैं और अपेक्षित वांछित उपकरण, साधन आदि ये उपलब्ध भी कराते हैं। इसलिए अनुवाद की आवश्यकता आज प्रशासन के क्षेत्र में हर कदम पर दिखाई देती है। अनुवादकों ने बहुत सारी असंभव स्थितियों को भी संभव बनाया है। आज कोई अनुशासन, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे वो विज्ञान और उसकी समस्त आंतरिक शाखाओं का हो, वो वित्त और वाणिज्य संबंधी समस्त कार्यों के निष्पादन का हो, यहाँ तक कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी, मनोरंजन के क्षेत्र में भी, कृषि आदि क्षेत्रों में भी हम अनुवाद के माध्यम से हिंदी कार्यान्वयन की संभावनाओं को उद्घाटित कर रहे हैं और यथासंभव यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम 100% कार्य हिंदी में कर सकें, मौलिक रूप से या अनुदित रूप से, लेकिन हिंदी में कार्यान्वयन समस्त कार्यों का होना चाहिए। स्थिति अब यह भी हो गई है कि आज कार्यालयी अनुवाद जैसी अवधारणा मूर्त रूप ग्रहण कर चुकी है। यानी ऑफिशियल ट्रांसलेशन, जिसको ऑफिशियलीज भी कहते हैं, वह भी अब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उसकी अपनी एक प्रविधि है। कार्यालयी या प्रशासनिक भाषा को अनुदित रूप में प्रस्तुत करने की एक तकनीक है, उसकी अपनी एक आचार संहिता है और जो लोग कार्यालयी व्यवस्थाओं से अधिकारी कर्मचारी के रूप में जुड़े हुए हैं, वो इस तकनीक को, अनुवाद की इस प्रविधि और प्रक्रिया को जानते हैं। वो प्रशासनिक अवधारणात्मक शब्दावली की भूमिका और उसके महत्व को भी जानते हैं। वो जो कार्यालयी भाषा है, प्रशासनिक भाषा है, उसके व्याकरण को भी समझते हैं, उसकी शब्दों की प्रयोगगत उपादेयता और सार्थकता को भी वो भली भांति जानते हैं। इसीलिए कार्यालयी अनुवाद जैसी अवधारणा अब मूर्त रूप ले रही है। सरकार द्वारा हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग, यानी हिंदी राजकाज की भाषा या कार्यालयी प्रशासनिक समस्त कार्यों के निष्पादन की भाषा के रूप में जब प्रयोग में आती है, तो उसके प्रयोग, प्रसार, विकास आदि
सरकारी कामकाज में प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार के किए गए उपायों और सुविधाओं की व्यवस्था आदि पर बात करें, जिसमें अनुवाद व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम अनुवाद के प्रावधान न करते तो संभवतः हम राजभाषा हिंदी को कार्यान्वित न कर पाते, क्योंकि ये देश बहुभाषा भाषी देश है। यहाँ राज्यों का वर्गीकरण या विभाजन भी भाषा आधारित है और इस देश में देश की सभी भाषाओं का एक समान सम्मान किया जाता है। किसी भी भाषा के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है। किंतु जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है या जिस राज्य में और क्षेत्र में हिंदी बाहुल्य उस रूप में नहीं है कि उन प्रयोक्ताओं को हिंदी में काम करने का, हिंदी में संवाद करने का वह आत्मविश्वास यदि प्राप्य नहीं है, तो स्वाभाविक है उनके लिए ये कठिनाई है। इसलिए हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग, प्रसार, प्रचार आदि करना हो, विकास करना हो, तो सरकारी कामकाज में इस प्रयोग को बढ़ाने के लिए, इस कार्यान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन को गति देने के लिए बहुत सारे उपाय, बहुत सारी सुविधाएं, इनकी व्यवस्था भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने और हिंदी से भी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं ने, अनुवाद से भी बहुत सी संस्थाओं ने की है। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ऐप्स भी सरकारी गैर सरकारी यानी निजी क्षेत्रों में कार्यरत बहुत से कार्यालयों और संस्थाओं ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अनुवाद एक व्यवस्था, एक प्रणाली हिंदी कार्यान्वयन के लिए बन गई है। यह अनुवाद व्यवस्था मुख्य रूप से 3 अभिकरणों द्वारा की गई है। विधि संबंधी साहित्य के हिंदी अनुवाद का कार्य यह एक अभिकरण है। हम जानते हैं कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वहाँ के नागरिकों को उनकी भाषा में न्याय मिले। विडंबना यह है कि हमारा देश अभी भी अंग्रेजी न्याय व्यवस्था पर आधारित है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी में देख लें, 100% कार्य। सुप्रीम कोर्ट में तो अभी भी हिंदी कार्यान्वयन बहुत कमज़ोर है, बहुत कम है। हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट में, यानी अगर हिंदी में कामकाज की स्थिति को देखें तो किसी सीमा तक कह सकते हैं कि संतोषजनक है और धीरे धीरे प्रगति हो रही है। तो न्याय तो हमें हमारी भाषा में मिलना चाहिए। चिकित्सा हमें आज़ाद देश का नागरिक होने के कारण हमारी भाषा में मिलनी चाहिए और शिक्षा भी हमें हमारी भाषा में मिलनी चाहिए। हमारी भाषा में शिक्षा मिल सके, इसके प्रावधान अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसमें किए गए। मातृभाषा की महत्ता को रेखांकित किया गया, भारतीय भाषाओं की महत्ता को रेखांकित किया गया, ज्ञान विज्ञान के वैश्विक आदान प्रदान के लिए भारतीय भाषाओं को सशक्त बनाने के संकल्प लिए गए। तो विधि संबंधी साहित्य के अनुवाद, हिंदी अनुवाद का कार्य और कार्यविधि यह विधि मंत्रालय के अधीन यानी लॉ मिनिस्ट्री के अधीन राजभाषा विधायी खंड द्वारा किया जाता है। यह प्रावधान संवैधानिक है, इसलिए जो विधि शब्दावली है वो विधि मंत्रालय द्वारा बनाई गई है, जबकि तकनीकी सभी प्रकार की शब्दावलियाँ, वो चाहे प्रशासनिक हों, वो चाहे अवधारणात्मक
विज्ञान के क्षेत्र में हो, तकनीक के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, गृह विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, इन सभी क्षेत्रों में जो शब्दावलियाँ हिंदी की अवधारणात्मक शब्दावली जो अंग्रेजी के अवधारणात्मक शब्दों के समतुल्य बनाई गई, जिसको CSTT ने, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ने बनाया, जिसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के रूप में हम देखते हैं। लेकिन वो सब शब्दावलियां तो शिक्षा मंत्रालय ने बनाई, लेकिन विधि मंत्रालय से आग्रह किया गया कि वह विधि की शब्दावली और एक विधायी खंड राजभाषा का स्थापित किया गया जो हिंदी कार्यान्वयन की समस्त संभावनाओं को वहाँ उद्घाटित करेगा, उसमें काम करेगा। इसीलिए उसी का सुपरिणाम है कि आज बहुत सारे निर्णय पत्रिका भी हिंदी में अब निकल रही है, और इन सभी अदालतों में जो कानून है, नियम है, वही नहीं, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो फैसले किए जा रहे हैं, उनका भी हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। यदि संबद्ध व्यक्ति आग्रह करता है कि मुझे ये सब कुछ जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो उसकी गतिविधियां हैं, वो सब मुझे मेरी भाषा में यानी हिंदी में उपलब्ध कराई जाएं, तो फिर यह भी निर्देश है कि व्यवस्था, क्योंकि वह अंग्रेजी नहीं जानता, तो उसे हिंदी में उपलब्ध कराए। असांविधिक कार्यविधि साहित्य जैसे मैनुअल है, फॉर्म है, संहिताएं हैं, इन सब के अनुवाद का कार्य पहले केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो शिक्षा मंत्रालय का बड़ा राष्ट्रीय महत्व का कार्यालय है, वो करता था। किंतु धीरे धीरे उस कार्य का दायित्व 1971 में बनी एक और राष्ट्रीय महत्व की संस्था, जिसको केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो कहते हैं, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, वो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत उसकी स्थापना हुई, और ये सारे कार्य अब उसको दे दिए गए। यानी मैनुअल का, फॉर्म का, संहिताओं का, नियमों का, इन सब का अनुवाद अब CTB को सौंपा गया। और इसके अतिरिक्त तीसरे स्तर पर प्रत्येक मंत्रालयों के अंतर्गत कार्यरत विभाग, अनुभाग या कार्यालय अपने दैनंदिन, दिन प्रतिदिन के और सामान्य प्रकार की सामग्री आदि के अनुवाद की व्यवस्था स्वयं करेंगे, यह प्रावधान भी कर दिया गया। यानी उसके लिए उन कार्यालयों को, उन मंत्रालयों को, विभागों को वित्तीय सहायता दी जाती है, यानी अनुवाद करने कराने के लिए, भले ही वहाँ नियुक्तियाँ करनी हो अनुवादकों की, राजभाषा अधिकारियों की, उसके भी प्रावधान किए गए। और अगर आउटसोर्स कहीं अनुवाद का काम करवाना है, कहीं बाहर से करवाना है, तो उसके भी प्रावधान किए गए। तो इन विभागों, अनुभागों या मंत्रालयों को या कार्यालयों को यह छूट दी गई कि दिन प्रतिदिन के अपने समस्त कार्य, जिनमें द्विभाषिकता की आवश्यकता हो, सामान्य प्रकार की सामग्री हो, उन सब का अनुवाद आंतरिक स्तर पर स्वयं व्यवस्था करके करवा लिया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज़ादी के बाद राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास, प्रसार और प्रयोग आदि के लिए बहुत सी योजनाएं और उपाय समय समय पर किए जाते रहे। उसमें केंद्र सरकार ने, संवैधानिक प्रावधानों ने, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि अधिकारियों, कर्मचारियों की मानसिकता और कटिबद्धता ने, धीरे धीरे मानसिकता बदल रही है। अब जो भी अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं मंत्रालयों में, बैंकों में, बीमा कंपनियों में, चिकित्सालयों में या अन्य महत्वपूर्ण विभागों, अनुभागों में, ये बात उनको भी अब समझ में आने लगी है कि हमें धीरे धीरे देश की अपेक्षा और आवश्यकता के अनुसार
हिंदी में काम करना चाहिए। इसीलिए बहुत सी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, उपकरण जुटाए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं, उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के सभी प्रावधान भी किए जा रहे हैं। किंतु वास्तविकता यह भी है कि राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास और प्रयोग अधिकतर अनुवाद की भाषा के रूप में ही हुआ है, जबकि आवश्यकता और अपेक्षा यह है कि अनुवाद की बैसाखियों को अब छोड़ने का समय आ गया है। अब मौलिक रूप से हिंदी में काम करना चाहिए। भले ही अंग्रेजी में लिखित या उपलब्ध सामग्री को हम पढ़ लें, अध्ययन कर लें, मनन कर लें, प्रेरित हो लें, लेकिन मौलिक सृजन, वाक्य संरचना हिंदी की हो। भले ही शब्दावली जो आयोग ने तैयार की है उसका प्रयोग करते हुए हिंदी के वाक्य बनाए जाएं, व्याकरण व्यवस्था हिंदी की हो और अंग्रेजी की मानसिकता को हिंदी पर आरोपित न किया जाए। एक नैसर्गिकता, एक स्वाभाविकता, एक सहजता हिंदी के कार्यान्वयन में आनी चाहिए। इस तरह राजभाषा के विकास प्रसार के लिए, प्रगति के लिए, प्रयोग के लिए अनुवाद की उपादेयता या उपयोगिता यह असंदिग्ध है और विशेष रूप से इसे दो रूपों में देखा जा सकता है। पहला, सरकारी कामकाज के प्रयोग में आने वाली सभी प्रकार के साहित्य और सामग्री के अनुवाद के जरिए हिंदी में उसे उपलब्ध कराया जाए। उपलब्ध कराया भी जाता है। यानी एक व्यवस्था यह है कि जिस प्रकार की सामग्री की कार्यालयी कार्य निष्पादन में अपेक्षा आवश्यकता हो, तो उस सारी सामग्री को अनुवाद के माध्यम से अधिकारियों कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाए, ताकि बोधगम्यता बने, ताकि कार्य को गति मिले। इसलिए अनुवाद इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बन गया। और इसी तरह के प्रशासनिक साहित्य, सामग्री आदि का प्रयोग न केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित है, बल्कि उसका प्रयोग जनता के लिए भी होता है, क्योंकि शासन प्रशासन जो है वो जन सामान्य के लिए, देश के नागरिकों के लिए कार्य करता है। शासन प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी जिस किसी कार्य का निष्पादन करते हैं वो अपने लिए नहीं करते, वो तो देश के नागरिकों के लिए या उस मंत्रालय से संबद्ध जो भी कोई व्यक्ति है उसके लिए करते हैं। तो स्वाभाविक है कि जिस हिंदी में, जिस अनुवाद की पद्धति या प्रविधि से हम हिंदी का कार्यान्वयन करते हैं वो इतना सहज हो, बोधगम्य हो, संप्रेष्य हो, इस पर भी बल दिया जाता है। इस साहित्य की सफलता की जो महत्वपूर्ण कसौटी है वह है जनता को अच्छी तरह से अंग्रेजी में लिखे हुए उस कथ्य को, उस भाव को, उस मंतव्य को जब हिंदी में अनुदित किया जाए तो उसी शक्ति के साथ, उसी सामर्थ्य के साथ वह हिंदी के पाठकों तक पहुंचे। इसका मतलब है मूल के भाव को अक्षुण्ण रखते हुए अनुवाद किया जाए। सामान्यतः तो कहते हैं ना छोड़ो ना जोड़ो के सिद्धांत के आधार पर अनुवाद किया जाए, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह उतना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि लक्ष्य भाषा की प्रकृति, उसकी वैयाकरणिक व्यवस्था, उसकी भाषा और शैली, उसके ग्राहक की मानसिकता आदि ये सब भिन्न होती है। इसलिए यथासंभव मूलवत अनुवाद करते हुए लक्ष्य भाषा के पाठक, उसके ग्राहक, उसकी सीमाओं को, उसकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर अनुवाद किया जाता है। और अनुवाद की दूसरा पक्ष है, अनुवाद की उपयोगिता इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इसके आधार पर कर्मचारी सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए विकसित होने वाली हिंदी की भाषा शैली को ही अपनाए। यानी भाषा शैली चाहे वो व्याकरणिक स्तर पर हो, चाहे वो शब्द व्यवस्था के स्तर पर हो, वह मुहावरे और लोकोक्ति आदि के स्तर पर हो, या वो प्रयुक्ति आदि के स्तर पर हो, उन सबको यथासंभव लक्ष्य भाषा यानी हिंदी भाषा के अनुकूल बनाने का प्रयत्न होना चाहिए। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1100 वर्ष पुराना है।
संस्कृत युग के पश्चात पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के दौर में हिंदी ने जन्म ले लिया था। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए, यानी पूरे साहित्य के इतिहास को जब हम वर्गीकृत करते हैं अलग अलग कालखंडों में, तो हम संवत 1050 से इसका प्रारंभ सामान्यतः स्वीकार कर लेते हैं। किंतु यह साहित्य की भाषा, वह जो 1050 के आसपास हम देख सकते हैं कि जिस भाषा को हिंदी भाषा के रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बाद, वह साहित्य की भाषा के रूप में है, वह कविता की भाषा के रूप में है। इसलिए मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है वह कोई इस आधार पर आज की हिंदी के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय नहीं हो पाता। आज की हिंदी विचार की हिंदी है, विज्ञान की हिंदी है, तकनीक की हिंदी है, उद्योग और प्रौद्योगिकी की हिंदी है, मनोरंजन की हिंदी है, चिकित्सा की हिंदी है, शिक्षा दीक्षा की हिंदी है, प्रशिक्षण की हिंदी है, बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि भले ही 1100 वर्ष का इतिहास हिंदी का हो, लेकिन 1000 वर्ष का इतिहास तो साहित्य की हिंदी का रहा है, कविता की हिंदी का रहा है। आधुनिक काल तक आते आते ही जब खड़ी बोली हिंदी को, यानी गद्य भाषा हिंदी को हमने आत्मसात करना शुरू किया, गद्य लेखन शुरू किया, तब जाकर काव्य से इतर क्षेत्रों और अनुशासनों में हिंदी का प्रवेश सशक्त और समर्थ बनता चला गया। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।